ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है और उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं। आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं। अभी तक पिछले लेक्चर्स में आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव के स्वास्थ्य और बीमारियों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान ये देखता है कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक कारक, व्यवहारिक कारक और जो सामाजिक कारक हैं वो व्यक्ति के हेल्थ और इलनेस को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करके व्यक्ति के व्यवहार, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है उस पर दुष्प्रभाव पड़ने से रोका जा सकता है, कैसे उसकी स्वास्थ्य को एनहांस किया जा सकता है, कैसे बीमारियों की रोकथाम और उपचार किया जा सकता है। तो बेसिकली जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है वो स्वास्थ्य और बीमारी के क्षेत्र में उनके कारण, उनके जो उनका डेवलपमेंट होता है और जो परिणाम होता है उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता है। यानी व्यक्ति जो अस्वस्थ हो रहा है या व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और ये देखता है कि किस तरीके से इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके या इनको इम्प्रूव करके व्यक्ति के व्यवहार को व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो ये जो भी हेल्थ साइकोलॉजी के जो भी उद्देश्य है उसको मोटे तौर पर दो भागों में हम रख सकते हैं। इसमें पहला भाग आ जाता है कि जो भी थ्योरी बनाई जा रही है, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको समझना, एक्सप्लेन करना, डेवलप करना और टेस्ट करना। ये थ्योरी स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण करना एक तरीके से, और इसके उपरांत जो जानकारी मिल रही है, इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना। तो अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला हमने पॉइंट बोला, हेल्थ साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, डेवलप एंड टेस्ट थ्योरी बाय, यानी हेल्थ साइकोलॉजी समझ रही है, एक्सप्लेन कर रही है, उसका विकास कर रही है और टेस्ट कर रही है थ्योरी का। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का विकास, उन्हें समझाना और उनका परीक्षण करना। तो अब इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है वो है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान ये इवेल्युएट करता है, इस चीज़ का परीक्षण करता है कि जो भी बीमारी है उसकी कारणता के पीछे हमारा व्यवहार किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यानी हम दैनिक जीवन में जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारी बीमारी का कारण बन सकता है। एटियोलॉजी का अर्थ आप जानते ही हैं, एटियोलॉजी का मतलब होता है कारणता, यानी उसके पीछे जो लक्षण हैं, जो बीमारी के लक्षण हैं उनके पीछे कौन कौन सा बिहेवियर या कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उन्हें हम एटियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जैसे जो कोरोनरी हार्ट डिसीज है उसके पीछे कई सारे बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लाइक व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, उसका बीपी हाई रहता है, उसको स्ट्रेस रहती है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्ति में कोरोनरी हार्ट डिसीज को पैदा करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कैंसर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स ऐसे बिहेवियर से रिलेटेड हैं जो कि उसको कैंसर के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे इम्प्रॉपर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल या रूटीन में हेल्थ चेकअप नहीं कराना। ये सारे व्यवहार कैंसर पर उसका पालन पोषण कर रहे हैं कहा जा सकता है। इसी तरीके से जो स्ट्रोक होता है वो स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी से रिलेटेड होता है। और
अलग अलग तरीके की दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं पर हमारे जो जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स या केयरलेस ड्राइविंग, तो बेसिकली ये सारे व्यवहार जो हैं व्यक्ति की इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक सिस्टमेटिक मैनर में ये स्टडी करने की कोशिश करता है कि कौन से ऐसे बिहेवियरल फैक्टर हो सकते हैं जो व्यक्ति के अस्वस्थता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके बाद प्रिडिक्टिंग अनहेल्दी बिहेवियर्स। प्रिडिक्टिंग अनहेल्दी बिहेवियर्स का मतलब है जो अस्वस्थजनक व्यवहार है उसके बारे में भविष्यवाणी करना। क्योंकि स्वास्थ्य मनोविज्ञान अलग अलग तरीके के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, स्वास्थ्य को कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं ये स्टडी करी जा रही है, तो ये बताना बहुत आसान हो जाता है कि मानव का कौन सा व्यवहार जो है, कौन सा बिहेवियर उसके लिए अनहेल्दी हो सकता है, कौन सा बिहेवियर उसके इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और जो हाई फैट डाइट्स है, यानी जैसे आप बर्गर पिज़्ज़ा टाइप की जो डाइट है वो डाइट बिलीफ से एक तरीके से कनेक्टेड होती है। और यदि आपको व्यक्ति के बिलीफ पता है, उसका विचार सिस्टम पता है, बिलीफ सिस्टम पता है, तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति अपनी राय को कितनी जल्दी बदलेगा, नहीं बदलेगा, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उसका हेल्दी बिहेवियर कितनी आसानी से अटेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जैसे यदि व्यक्ति की स्मोकिंग के प्रति नकारात्मक राय है तो उसका बिहेवियर आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो या तो धूम्रपान करेगा ही नहीं, और करेगा तो उसको छुड़वाने में आपको बेसिकली आप यदि व्यक्ति को यदि ये समझाते हैं कि ये गलत चीज़ है तो वो बहुत जल्दी से कन्विंस हो जाएगा। तो जो हमारी विभिन्न चीज़ों के प्रति धारणाएं हैं, यदि हम उनके बारे में अनुमान लगा लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो हम आसानी से जो अनहेल्दी बिहेवियर है उसको छुड़वाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इवेल्युएटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। बेसिकली हमारा जो भी व्यवहार है वो कहीं ना कहीं पर हमारी फिजियोलॉजी से कनेक्ट होता है। हम जो भी एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं वो हमारे शारीरिक परिवर्तनों पर प्रभाव डालते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, हमारा जो कोपिंग मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, सब पर प्रभाव डालते हैं। तो जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इनके बीच में रिलेशनशिप समझकर, इन दोनों का आपस में कनेक्शन समझकर बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यदि स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होता है तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रेस को कितना इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं, उसका अप्रेजल किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा कोपिंग मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है, प्लस हमें सामाजिक सहायता कितनी मिली है, सोशल सपोर्ट कितनी मिल रही है। इन सब चीज़ों पर हमारी स्ट्रेस का अप्रेजल डिपेंड करेगा। हम किसी चीज़ को कितना स्ट्रेसफुल मान रहे हैं वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। और स्ट्रेस जो है हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस करती है। व्यक्ति में जब स्ट्रेस उत्पन्न होती है तो उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और यदि ये चेंजेस लगातार होते रहें, बार बार होते रहें, तो वो व्यक्ति में इलनेस उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरीके से यदि ये पता लग जाए स्ट्रेस के रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या यदि व्यक्ति के स्ट्रेस को कम करने पर एक तरीके से उसके हम इलनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जस्ट एक एग्जांपल है। डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बीच में जो फैक्टर्स है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उनको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, इस चीज़ का अध्ययन हेल्थ साइकोलॉजी में किया जाता है। और एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे
मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पेन काफ़ी हद तक एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और व्यक्ति दर्द का अनुभव कितना कर रहा है, यदि उसे चिंता है, डर है, तो वो दर्द का अनुभव ज़्यादा करता है और यदि उसका ध्यान उस तरफ से हटा दिया जाए तो उसको दर्द का अनुभव कम होता है। तो बेसिकली कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो व्यक्तियों में इलनेस के बिहेवियर को एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन भी हेल्थ साइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस। जैसे अभी पीछे देखा कि जब हमें ये पता लग जाता है कि साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में क्या इंटरेक्शन है, किस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो हम ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किसी भी बीमारी के अनुभव में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे यदि हम साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समझ जाएं, बीमारी के जो मनोवैज्ञानिक परिणाम हैं उनको यदि समझ जाएं, तो हम पेन, नोजिया, वॉमिटिंग ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या जो एंजाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बेसिकली यदि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप को समझा जाए तो इलनेस के एक्सपीरियंस को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, इंटरवीन किया जा सकता है और यहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। ये भी रिलेटेड फैक्टर ही है कि यदि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम उनको यदि ठीक कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक इलनेस का ट्रीटमेंट भी उनके माध्यम से किया जा सकता है। यदि हम उन साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसको यदि हम एलिमिनेट कर देते हैं, उनको घटा देते हैं, तो व्यक्ति की आधी बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और इसी तरीके से यदि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर निश्चित रूप से ऐसे होंगे जो उस बीमारी को समाप्त करने में भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो चेंजिंग बिहेवियर काफ़ी हद तक इसमें हेल्प कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है हमने, चेंजिंग बिहेवियर एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस कुड रिड्यूस द चांसेस ऑफ अ फर्दर हार्ट अटैक। यदि हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लें और स्ट्रेस को किसी तरीके से घटा दें तो व्यक्ति में आगे हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो सकती है। और इसी तरीके से यदि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, यदि उनका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट किया जाए, साइकोथेरेपी की जाए, तो व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है एक हेल्दी वेलबीइंग के रूप में, यानी वो एक स्वस्थ जीवन बिता सकता है यदि उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज जो हमारा इसका सेकंड एम जो आता है वो है व्यवहारिकता, यानी जो कुछ भी हमने अध्ययन करा है, जो कुछ भी इवेल्युएट करा है, जो कुछ भी स्टडी करी है, रिसर्च करी है, उस सब को इम्प्लीमेंट करना। अभी तक हम अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं, अब जो कुछ हमने सीखा है उसको हम यूज़ करें, जो थ्योरी सीखी है उसको प्रैक्टिस में लाएं। तो हम प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर, हेल्थ साइकोलॉजी अलग अलग एरियाज में जो स्टडी कर रहा है, लाइक बीमारी के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बीमारी के लिए कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आपस में कनेक्टेड है, किस तरीके से जो पेन है या कोई ऐसा डिसऑर्डर है उसमें साइकोलॉजी क्या रोल प्ले कर रहा है। यदि इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा तो इसको फिर प्रैक्टिकल थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब यदि एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को जबकि ये पता है कि किस तरीके से बिहेवियर जो है वो इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अनहेल्दी इंडिविजुअल के उस बिहेवियर को ही टारगेट किया जाएगा जो कि उसमें मतलब अस्वस्थता को जन्म दे रहा है।
इसी तरीके से यदि हमारे बिलीफ करप्टेड हैं, यदि हमारे विश्वास नेगेटिव हैं, तो उन बिलीफ को टारगेट किया जाता है, और यदि बिलीव्स को समझ लिया जाता है, उन विश्वास को समझ लिया जाता है, तो उन बिलीफ को चेंज करने में भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बेसिकली जो कुछ भी थ्योरेटिकल सीखा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग इलनेस। अब जबकि हमें पता चल गया कि किस किस अस्वस्थता के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी फिजियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है, कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से बिलीफ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम काफ़ी हद तक उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर कर या बिहेवियर को चेंज कर कर इलनेस स्टार्ट होने से ही रोकी जा सकती है, या स्ट्रेस को किसी भी तरीके से कम कर कर हार्ट अटैक के रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही जबकि व्यक्ति कोई इलनेस शो कर रहा है तो अलग अलग तरीके की इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज यूज़ करके इलनेस को कम किया जा सकता है, जिससे कि फर्दर उस बीमारी के जो इंटेंसिटी को कम किया जा सके। साथ ही एक और चीज़ आ जाती है कि इन बीमारियों में जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाए, जिससे कि वो जो व्यक्ति को कन्विंस कर सके, व्यक्ति को मोटिवेट कर सके और फर्दर इलनेस को प्रिवेंट कर सके। तो ये सारा कार्य भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान में किया जाता है, ये भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान का उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से अभी जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, यदि हम उनको समराइज करें तो हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड रिलेटेड डिसफंक्शन। जैसे मोटेजो ने अपनी डेफिनेशन में भी कहा था कि हेल्थ साइकोलॉजी का सबसे पहला उद्देश्य है कि हेल्थ और इलनेस और उससे संबंधित जो भी कुप्रकार्य हैं उसको समझना, उसके पीछे कौन से बिहेवियरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उनको समझना। सेकंड इज इफेक्ट ऑफ डिसीज, डिफरेंट तरीके की बीमारियों का व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करना। फिर टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, अब जो भी कुछ हमें पता लगा है उसके आधार पर व्यक्ति के स्वास्थ्य को संभाल कर रखना, उसको प्रमोट करना, उसे बढ़ावा देना और व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाना। नेक्स्ट इज टीचिंग एंड कम्युनिकेशन। अब इन सब एक्टिविटीज़ के लिए केवल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ही काम करे, इसके अलावा ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं या संबंधित व्यक्ति है उसको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ये बताया जाए कि किस किस तरीके से ये फैक्टर्स आपके व्यवहार पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे फर्दर वो उन फैक्टर्स को खुद भी ध्यान रखे और दूसरे व्यक्ति भी जो उससे संबंधित हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, उससे संबंधित दूसरे व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं वो भी उसके स्वास्थ्य पर असर डाल रहे होते हैं और उसका स्वास्थ्य दूसरे व्यक्तियों पर भी प्रभाव डाल रहा होता है। तो हमें अपनी स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जा सकती है, किस तरीके से दूसरे व्यक्तियों का जो बिहेवियर का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए इंटरवीन किया जा सकता है, इसके लिए शिक्षण और कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर संचार जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट के बीच में, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड पेशेंट के बीच में, और दूसरे फैमिली मेंबर्स एंड अदर रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी जरूरी हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। दिस इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी कि किस तरीके से स्वास्थ्य को बनाया रखा जा सके और व्यक्ति में यदि बीमारी उत्पन्न हुई है तो किस तरीके से उसका इलाज किया जा सके, किस तरीके से बीमारी का बचाव किया जा सके और उसका मैनेजमेंट किया जा सके। And last is
टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी। ये अल्टीमेट गोल हो जाता है हेल्थ साइकोलॉजी का कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उस इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी मिले और प्लस वो अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो। साथ ही साथ इस जो गवर्नमेंट है, संबंधित जो रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको गाइड करना कि इस तरीके की हेल्थ पॉलिसी जो है वो व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकती है। उन्हें इस तरीके की नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो कम्युनिटी लेवल पर और आपका जो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर जो है, यहाँ पर भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हेल्थ साइकोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल है वो है हेल्थ को मेंटेन करना और इलनेस को प्रिवेंट और मैनेज करना। तो आज का लेक्चर यहीं तक। स्टे हेल्दी। थैंक यू।